दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कोचिंग जंक्शन में। हम लोग यहाँ पर यूपी टीईटी के लिए हिंदी पढ़ रहे हैं और वर्ण विचार की हमारी यह अंतिम क्लास होने वाली है। आज की हमने 6 क्लासेस कर ली हैं। आज हमारी यह 7वीं क्लास होगी जिसमें हम वर्ण विचार को आज खत्म कर देंगे और इससे ज़्यादा वर्ण विचार में और कुछ आएगा भी नहीं। आपने अच्छे से नोट्स बना लिया होगा, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपसे ये कहूँगा कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, औरों तक पहुँचाएं जिससे औरों को भी इसका लाभ हो सके। आप अपने सुझाव हमको कमेंट में ज़रूर बताएं जिससे हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर कहूँगा कि यहाँ यदि आप इसको ऐप पर देख रहे हैं तो और वहाँ पर कमेंट करने का, वहाँ पर आपको हमसे बात करने का अगर वहाँ पे ऑप्शन दिखता है तो ऐसा ज़रूर करें। वहाँ पे अपने सवाल आप पूछ सकते हैं, किसी भी समय पर आप सवाल पूछ सकते हैं। 24/7 आपके लिए प्लेटफॉर्म खुला हुआ है, कभी भी जुड़ें और कभी भी हमसे प्रश्न कर सकते हैं अगर कोई भी समस्या आपको होती है। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक दिए हुए हैं, टेलीग्राम, फेसबुक, उन सब से भी हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ से भी अपने सुझाव, अपने प्रश्न वहाँ पे भी हमसे पूछ सकते हैं। आपको नंबर्स दिए गए हैं, कोई भी दिक्कत होती हो तो वहाँ भी कॉल कर लें, व्हाट्सएप कर दें। जो भी समस्या आपको होती है, छात्रों के हित में पूरी तरीके से तत्पर है कोचिंग जंक्शन, यह मान के चलिए। और टीईटी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है यह सारी क्लासेस, जो पूरी सीरीज चल रही है काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसलिए बने रहिए साथ में और तैयारी को और मजबूत करते रहिए। कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वह काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखें, अपने लोगों का ख्याल रखें। इसी में भलाई है, इसमें आपको सारी बातें पता ही हैं, बस थोड़ा थोड़ा समय समय पर याद दिलाते रहना है कि आपको करना क्या है। ठीक है ना। तो लोगों से दूरी बनाएं, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, वो सारी चीज़ें आपको पता ही हैं, आप विद्वान व्यक्ति हैं पहले से ही, तो यह सारी चीज़ें आप करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, ऐप को अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, चूँकि इसका लाभ औरों तक भी पहुंच सके। चूँकि यहाँ पर आपको पता ही है 15 दिन का फ्री ट्रायल आपको दिया जा रहा है, तो इसका लाभ औरों तक मिल सके। और आपको पता ही है कि YouTube पे बहुत सारे क्लासेस आपको ऐसे ही दे दिए गए हैं फ्री में, तो इसका लाभ औरों तक मिल सके, इसके लिए औरों तक भी इसको शेयर करिए। अपने तक ही क्यों सीमित रखना, अगर आपको लाभ मिलता है अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों में जो भी इसके लिए जो है कार्य कर रहे हो, जो भी पढ़ना चाहते हैं, उनको शेयर जरूर करिए। चलिए शुरू करते हैं क्लास। हम लोगों ने 4 वर्गीकरण देख लिया था प्रयत्न के आधार पर। ठीक है ना, प्रयत्न के आधार पर हम वर्गीकरण को देख रहे थे, जिसमें हमने स्पर्श व्यंजन देखा था, स्पर्श संघर्षी व्यंजन देखा था, अंतस्थ व्यंजन देख लिया था, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। ठीक है ना। और ऊष्म व्यंजन भी हमने देख लिया था, प्रयत्न के आधार पर कैसे हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है ना। अब प्रयत्न के आधार पर ही हमारा 5वां वर्गीकरण हो जाएगा। हम 5वां जो हमारा वर्गीकरण हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन। भैया अब ये पार्श्विक व्यंजन कहते किसको हैं, इसको हम समझ लेंगे। पार्श्व मतलब आपको समझ में ही आ रहा है, पार्श्व मतलब क्या होता है? बगल होता है ना। जब भी आपके मुख से निकलने वाली ध्वनि आपके मुख के बगल से निकल जाए तो उसको हम पार्श्विक व्यंजन कहेंगे। ठीक है ना। पार्श्व मतलब होता है बगल। ठीक है ना। पार्श्व मतलब होता है बगल। ठीक है ना, यानी कि साइड से, बगल से। पार्श्व गायक होते हैं ना जो बगल से गाते हैं, हीरो नहीं गाता है, उसके पीछे कोई गायक गा रहा होता है ना गाना फिल्मों में, तो उसको पार्श्व गायक कहते हैं। ठीक है ना। तो इसी तरह से जो बगल से गाए, सामने आके फ्रंट में ना गाता हो, ठीक है ना, तो उसी को हम पार्श्व गायक कहते हैं। उसी तरह से पार्श्व मतलब क्या होता है? बगल। यानी कि ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में हवा मुख से सीधा नहीं निकलती है, आपके जीभ के बगल से निकल आती है, बगल से। ठीक है ना। जब आप लॉ का उच्चारण करते हैं, लॉ, देखिए लॉ का उच्चारण कर रहे हैं ना, तो क्या होता है यहाँ पर? आपकी जीभ ऊपर स्पर्श करती है और हवा जो है क्या होता है, बाहर निकलने में उसको दिक्कत होता है, तो वह बगल में जो रास्ता बचता है, जो गैप बचता है, वहां से वो बाहर निकल आती है। ठीक है ना, हवा। तो इसलिए इसको हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। एक ही व्यंजन है जो पार्श्विक है, वह कौन सा है? ला है। ठीक है ना, लिख लीजिए। ला के उच्चारण में हवा, ला के उच्चारण में हवा जीभ के
दोनों बगलों से, दोनों बगलों ऐसे लिखें, दोनों बगल के भागों से निकल जाती है। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ठीक है ना, तो यह आपको समझ में आ गया होगा। अब जो अगला वर्गीकरण है उसको हम देख लेते हैं। अब यहां पर अगला क्या हो जाएगा, छठे नंबर पे कुल 8 वर्गीकरण हमको देखना है ना, प्रयत्न के आधार पर 8 प्रकार से इसको हम बांट सकते हैं प्रयत्न के आधार पर ना। तो अगला जो हमारा क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा अर्ध स्वर। ठीक है ना, अर्ध स्वर। ठीक है, तो अर्ध स्वर को हम समझते हैं कि अर्ध स्वर किसको कहेंगे। दोस्तों मैंने आपको बताया था, स्वर जब मैं बता रहा था तो स्वर किसको कहेंगे मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, स्वर हम किसको कहते हैं, वे सारी ध्वनियां जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती हैं और जिनके उच्चारण में आपके मुखांग आपस में स्पर्श नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो अब जब आपको स्वर समझ में आ गया तो यह अर्ध स्वर कैसी बला है, कौन सी बला है, यह जो है देखने वाली बात है। ठीक है ना, तो स्वर जो है यहां पे आपको समझ में आ रहा है कि आधा आधा गुण तो स्वर का मिलेगा, लेकिन आधा गुण तो नहीं मिलेगा। तो स्वर के कौन कौन से गुण हैं कि आपके मुखांग आपस में स्पर्श नहीं करेंगे, और दूसरा क्या है, यह स्वतंत्र रूप से बोली जाएगी। अर्ध स्वर में ऐसा नहीं होगा, ऐसा व्यंजन जो मुखांग सहित बोली जाती हो और स्पर्श ना कर रहे हो मुखांग। ठीक है ना, आपके उच्चारण करने में मुखांग आपस में स्पर्श नहीं कर रहे हो, और लेकिन क्या हो रहा हो वहां पर, यह स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं। ठीक है ना, स्वर क्या होता है, स्वतंत्र रूप से भी बोले जाते हैं और मुखांग भी नहीं स्पर्श करते हैं। लेकिन यहां पर क्या होगा, मुखांग तो नहीं स्पर्श करेंगे लेकिन वो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाएंगे। ठीक है ना, तो उनको अर्ध स्वर व्यंजन बोलेंगे। जैसे जब हम या बोलते हैं ना, या के उच्चारण में क्या होता है, आपका मुखांग आपस में स्पर्श नहीं करता है, लेकिन क्या यह स्वतंत्र है। आप या को थोड़ा दीर्घ समय के लिए बोलिए, या जब आप बोलते हैं तो या तो हट जाता है, या की ध्वनि हट गई और आ की ध्वनि आ गई बाद में ना, या आ, यहां पे अंत में क्या बचता है, आ बचता है। तो यहां पर देखिए यह स्वर की सहायता से ही बोला गया। व बोल के देखिए, आप व बोलते हैं तो वा की ध्वनि तो एक क्षण के बाद हटके अब आ की ध्वनि बचती है ना, तो यह भी तो स्वतंत्र नहीं है, यहां पर भी आ की ध्वनि बच जाती है। ठीक है ना, व या, तो यहां पर क्या ये स्वतंत्र है, नहीं है। लेकिन क्या होता है, व बोलते हैं तो आपके मुखांग लगभग स्पर्श नहीं करते हैं, या बोलते हैं तभी आपके मुखांग आपस में स्पर्श नहीं करते हैं। तो आधा गुण यहां पर मिल रहा है किसका, स्वर का, लेकिन आधा गुण किसका है, व्यंजन का। इस वजह से इसको क्या बोलेंगे हम, अर्ध स्वर। आपको समझ में आ गया ना, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। तो इसको हमने देख लिया, अर्ध स्वर। इसको लिखवाने की आवश्यकता है क्या, इसको ऐसे ही लिख लीजिए आपकी, या और वा के उच्चारण करने में मुखांग पूर्णतः स्पर्श नहीं करते हैं और आंशिक रूप से स्पर्श करते हैं या फिर नहीं करते हैं, बहुत कम स्पर्श करते हैं ना, तो क्या होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, अर्ध स्वर बोलेंगे। ठीक है ना, और यह कौन कौन से हैं, या और वा दोनों क्या हैं, अर्ध स्वर हैं। यह इनकी संख्या कितनी है, 2 है। ठीक है ना, अब जो छठा सातवां है वह देख लेते हैं हम क्या देखेंगे, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन हम देख लेते हैं किसको बोलेंगे। ठीक है ना, ऊष्म व्यंजन किसको बोलेंगे। दोस्तों होता क्या है ना, जब आप तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा साथ में किसका, हा का उच्चारण करते हैं, तो क्या होता है ना, आपका जो कंठ है ना वो संकीर्ण हो जाता है अंदर से, मतलब थोड़ा सा सिकुड़ता है ऐसे, और हवा जो है ना ऊष्म होकर, गर्म होकर मुख से बाहर निकलती है। हवा जो है गर्म होकर मुख से बाहर निकलती है, इस वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। हवा जो है थोड़े घर्षण के साथ बाहर निकलती है अंदर से, गले से। ठीक है ना, इसलिए ऊष्म। अब जब आप शीशे के सामने बोल के देखिए इसको, देखिए वहां पे भाप जम जाएगा ऐसा। ठीक है ना, क्यों, काहे कि उसमें ऊष्मा है थोड़ी सी। हाँ, शा और सा, हा जब बोलते हैं तो आपके गले में संकीर्णता होती है, थोड़ी सी जो है संकुचन होता है गले में, और हवा थोड़े से संघर्ष के साथ, ऊष्मा के साथ जो है बाहर निकलती है। ठीक है ना, तो इनको क्या बोलेंगे हम, ऊष्म व्यंजन बोलेंगे। ठीक है ना, लिख लेते हैं इसको, लिखने की वैसे आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको बता ही दिया, फिर भी लिख लेते हैं। ठीक है ना, इनकी संख्या कितनी है, 4 है। जब शा सा शा और हा का उच्चारण करते हैं
उच्चारण करते हैं तो कंठ संकीर्ण हो जाता है। जब हम इन चारों का उच्चारण करते हैं ना तो कंठ आपका क्या हो जाता है, संकीर्ण हो जाता है, थोड़ा सा पतला हो जाता है, संकुचित हो जाता है, ठीक है ना। एक मिनट, हवा ऊष्मा के साथ बाहर निकलती है। हवा ऊष्मा के साथ बाहर निकलती है, अतः इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इज इट ओके? आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब जो है अंतिम हमारा प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण क्या हो जाएगा, आठवां वर्गीकरण जो हमारा होगा प्रयत्न के आधार पर, वह हो जाएगा उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है ना, या ताड़नजात व्यंजन। उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त भी बोलते हैं इसको, ताड़नजात भी बोलते हैं, ठीक है ना। और इसके बहुत सारे नाम हैं, द्विगुण भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना, द्विगुण बोलते हैं, और कहीं कहीं इसको विकसित व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। विकसित, एक मिनट, व्यंजन, ठीक है ना। तो इसके कई नाम हैं, आप नामों के फेर में मत पड़िए, यहाँ पर बस ऐसे समझ लीजिए, कभी भी ऐसे नाम आ जाए आपके सामने तो आपको अचंभा ना होना पड़े, अरे बाप रे ये क्या, कौन सा व्यंजन आ गया, ठीक है ना। तो ये सारे नाम जानते रहिए बस, ठीक है ना। तो उत्क्षिप्त क्यों बोलेंगे, ताड़नजात क्यों बोलेंगे, द्विगुण क्यों बोलेंगे, ये सब हम देख लेंगे, और कौन कौन से व्यंजन दो हैं जिनको हम उत्क्षिप्त, मैंने पहले आपको बता ही दिया है, ठीक है ना। ऐसे दो व्यंजन, चलिए इसको लिख लेते हैं फिर मैं समझाता हूँ आपको। चलिए इसके लिए अलग उसका हम प्रयोग करते हैं। देखिए होता क्या है ना, इसके नाम में ही इसकी परिभाषा छिपी हुई है, ठीक है ना। अगर इसको हम जो है इसका विच्छेद कर दें फिर देखें तो क्या हो जाएगा, उत धन क्षिप्त, ठीक है ना। अब उत का मतलब क्या हो गया, उठना, ऊपर उठना, ठीक है ना। उत मतलब क्या होता है, उत्तिष्ठ, उठना ना, उत, उत्तिष्ठ जो है उसी से बना है उत से ही, ठीक है ना। उत मतलब क्या होता है, उठना, ऊपर उठना, ठीक है ना, ऐसे लिखें, ऊपर उठना। और क्षिप्त मतलब क्या होता है, गिरना, नीचे गिरना या बैठना, नीचे गिरना। अब देखिए जब आप ढ़ा और ढा का उच्चारण करते हैं ना, ढ और ढा, इन दोनों का उच्चारण करते हैं तो क्या होता है, आपका जिह्वा जो है, आपकी जिह्वा जो है ना, जीभ ऐसे ऊपर उठती है और तुरंत नीचे आ जाती है, ठीक है ना, शीघ्रता से ऊपर नीचे हो जाती है। इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, उत्क्षिप्त बोलते हैं, ठीक है ना। इसको क्यों उत्क्षिप्त बोलते हैं, क्योंकि इन दोनों के उच्चारण में आपकी जिह्वा ऊपर नीचे तुरंत हो जाती है, ऊपर उठती है ढा, ठीक है ना, ऊपर उठते ही नीचे आ जाती है, ठीक है ना, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, उत्क्षिप्त बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसको ताड़नजात कहने का भी कारण है, इसको ताड़नजात, देखिए क्या होता है ना, जब आप
वीणा को ऐसे तड़ित करते हैं, जब वीणा पे आप ऐसे उंगली अपना फेरते हैं, उसके तार को जब आप छेड़ते हैं ना, तो जिस तरह से उसमें कंपन होता है, शीघ्रता से वो जो है ऐसे हिल जाता है ना, आपकी जीवा भी ठीक उसी तरह से हिलती है, ठीक है ना, आप तुरंत ऊपर नीचे हो जाती है आपकी जीवा, ठीक है ना। इस वजह से इसको ताड़न जात भी कहते हैं, ठीक है ना। क्या होता है, ऐसे लिख लीजिए इसको यहां पर, ठीक है ना। वीणा के प्रताड़ित, वीणा के प्रताड़ित तारों के समान कंपन, समान ध्वनि, ठीक है ना। तो जैसे वीणा को जब आप प्रताड़ित करते हैं ना, तो ऐसे हिल जाता है तुरंत, वो तुरंत जो है अरे कैसे समझाऊं मैं इसको, फिर देखिए जब होता है ना कि जब आप वीणा के तारों को ऐसे जब प्रताड़ित करते हैं तो वह तेजी से हिल जाता है ना, उसी तरीके से आपके जीवा में भी उसी तरह से कंपन उत्पन्न हो जाता है, उसी तरीके से ध्वनि निकलती है। इस वजह से इसको हम ताड़नजात व्यंजन भी कहते हैं। बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जो है द्विगुण क्यों कहते हैं इसको, द्विगुण कहने का कारण यह है, मैंने आपको पहले ही दिन बताया था, जैसे मैंने डमरू लिखा, जब मैं डमरू लिखता हूं तो यह डा की तरह प्रयोग हुआ, लेकिन जब मैं लड़की लिखता हूं तो यही जो है ड़ा की तरह प्रयोग, डा ड़ा, ठीक है ना। यहाँ पे ड़ा की तरह, यहाँ डा की तरह। अब देख रहे हैं ना, शब्द वर्ण एक ही है, लेकिन यह दो जगहों पर दो तरह प्रयोग होगा। जब शुरुआत में इसका प्रयोग करेंगे किसी शब्द के तो यह डा की तरह, जब बीच में या अंत में प्रयोग करेंगे तो यह ड़ा की तरह, ठीक है ना। दो दो गुण है ना इसके भाई, इस वजह से। जैसे मैंने लिखा ढोल, ठीक है ना, जब मैं ढोल लिखता हूं और तो यहां पे ढा की तरह यह प्रयोग हो रहा है, ठीक है ना। मैं कढ़ाई लिखता हूं, यहां ढा की तरह यह प्रयोग हुआ, देख रहे हैं इन दोनों में कितने जो है डिफरेंस हो गए इनके उच्चारण में। अब यह दो दो तरीके से प्रयोग, द्विगुण, इनके दो दो गुण हैं, ठीक है ना। इस वजह से इनको क्या बोलते हैं हम, द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है ना। अब इनकी संख्या यही दो है, ढा और ढा, ये दोनों क्या है, द्विगुण या ताड़नजात व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है ना। बात आपको समझ में आ गई होगी, बहुत आसान है। अब कुछ चीजें हैं, हमने वर्गीकरण तो पूरा देख लिया, ठीक है ना। व्यंजनों का पूरा वर्गीकरण हमने समझ लिया है, व्यंजनों का, स्वरों का सारा वर्णमाला हमने वर्गीकृत कर लिया, समझ लिया पूरी तरीके से। इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं आने वाला परीक्षा में, ठीक है ना। अब कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं व्यंजनों के बारे में जिनको हमें समझ लेना चाहिए, और तो यहां पर लिख लीजिए, जैसे हमने स्वरों के बारे में लिखा था ना, अब हम यहां लिख लेते हैं कुछ विशेष तथ्य, विशेष तथ्य। कुछ विशेष तथ्यों को हम यहां पर समझ लेते हैं, वह कौन कौन से हैं, एक एक करके हम समझते हैं। यहां पर देखिए होता क्या है ना कि जो अ है, अ, यह अंग्रेजी से आया हुआ शब्द वर्ण है, ठीक है ना। अंग्रेजी से आगत या ग्रहित भी कहते हैं, यानी ग्रहण किया हुआ, अंग्रेजी से आया हुआ या अंग्रेजी से ग्रहण किया हुआ, ठीक है ना। इसलिए इसको आगत स्वर भी हम कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, आगत या ग्रहित स्वर। यह अंग्रेजी के ही शब्दों में प्रयोग होगा, ठीक है ना। और जो है हमेशा अंग्रेजी के शब्दों में ही प्रयोग होगा, ठीक है ना। अब जो दूसरा तथ्य है उसको भी लिख लें। दूसरा तथ्य क्या है, क, ख, ग, इसके नीचे नुक्ता लगाते हुए चलिएगा, ठीक है ना, ग, ज और फा, ठीक है ना। तो यह जो सारे वर्ण है जिसके नीचे नुक्ता लगा हुआ हो, ठीक है ना, यह सारे फारसी से लिए गए शब्द हैं, ठीक है ना। इनका जो है फारसी से आगत, तो इनको हम क्या बोलते हैं, आगत व्यंजन बोलते हैं, ठीक है ना, आगत व्यंजन।
किस भाषा से आगत है यह, या ग्रहित व्यंजन। यह किस भाषा से आगत है, यह फारसी भाषा से आगत है। जब आप क बोलते हैं ना, तो क बोलते हैं तो आप सीधा सीधा क बोल देते हैं, ठीक है ना, बिना किसी विशेष संघर्ष के। लेकिन क बोलते हैं जब ये फारसी वाला, तो आपके जीभ को अंदर थोड़ा सा और करके, थोड़ा सा अंदर करके बोलना पड़ता है। क, गले से बोलना पड़ता है। क, खा बोलते हैं तो भी आपको गले से बोलना पड़ता है, जीभ को थोड़ा और अंदर करके गले से खा बोलते हैं। खा, जब आप ख का उच्चारण करते हैं हिंदी में तो ऐसे खा बोलते हैं, ठीक है ना, अंतर समझिएगा। खा और खा, खा और खा, ठीक है ना, दोनों में विशेष अंतर है, बहुत अंतर है ना। जा बोलते हैं, जा, हिंदी में आप जा बोलते हैं, लेकिन जा बोलेंगे, इसको थोड़ा सा कंपन के साथ यहाँ पर बोलेंगे, फा बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। फा बोलते हैं, फा बोलेंगे, ठीक है ना। इस तरह से अंतर हो जाता है। जैसे उर्दू के शब्दों में, फारसी भाषा के शब्दों में ऐसे ही वर्णों का प्रयोग होगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, एक आगत स्वर हो गया आपका, और आपके 5 यहाँ पर क्या हो गए, आगत व्यंजन हो गए। तो कुल कितने वर्ण हो गए आगत, तो यहाँ पर कुल 6 वर्ण। 6 वर्ण कौन कौन कैसे हो गए, आगत वर्ण हो गए, आगत वर्ण, ठीक है ना। परीक्षा में अगर आ जाए कि हिंदी में आगत वर्णों की संख्या कितनी है या ग्रहित वर्णों की संख्या कितनी है, तो वह कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है ना। बात आपको 6 जो है आगत वर्ण है। अगर व्यंजन की बात करें तो 1 आगत व्यंजन है, 5 आगत व्यंजन है, और अगर स्वरों की बात करें तो 1 आगत स्वर है, ठीक है ना। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसमें कोई भी समस्या नहीं हुई होगी, ठीक है ना। अब जो तीसरा तथ्य है उसको भी लिख लीजिए, मैंने आपको कल बताया ही था वैसे, फिर भी लिख लीजिए इसको। अंगा, इया, ण, मा और न। अब देखिए क्या होता है ना, इनका तो उच्चारण इनके उच्चारण स्थान पर होता ही है, ठीक है ना। यह स्पर्शी व्यंजन है, इनके जो है इनका उच्चारण स्थान जो है एक तो फिक्स है ही, लेकिन यह अनुस्वार की भी तरह प्रयोग होगा। नासिका के साथ भी यह प्रयोग जो है उच्चरित होता है, नासिका से भी ना। तो यह दो जो है उच्चारण स्थान रखता है, यह 5, ठीक है ना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, द्विस्थानिक भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि द्विस्थानिक वर्ण कौन कौन से हैं, तो द्विस्थानिक वर्ण यानी कि 2-2 स्थान से यह उच्चरित होते हैं। यह जो है अपने वर्णमाला में इनका स्थान तो है ही, साथ में साथ क्या है, यह नासिका से भी उच्चरित होते हैं, ठीक है ना। नासिका से, ऐसे लिखिए, अपने उच्चारण स्थान के साथ साथ नासिका से भी उच्चरित होते हैं। समझ में आ रही है ना बात आपको मैं क्या कह रहा हूं। तो इस वजह से इनको क्या बोलते हैं, द्विस्थानिक वर्ण भी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो यह द्विस्थानिक वर्ण हो गया, ठीक है ना। अब 1-2 चीजें और हैं जो हमको जान लेनी चाहिए। चलिए मैं कलर चेंज कर देता हूं, लाल रंग का भी इस्तेमाल नहीं हुआ एक भी बार। चौथा, अरे भाई क्या हो जाएगा, अच्छा देखिए यहां पर जो न है ना, न, ल और सा, यह तीनों क्या है, दंत है ना, यह तीनों दंत हैं। और वर्त्स, इनको वर्त्स भी बोलते हैं, ठीक है ना, या वर्त्स, ठीक है ना। वर्त्स क्या होता है, दांत के ऊपर का थोड़ा सा जो हिस्सा होता है ना, उसको हम वर्त्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस भाग से भी यह उच्चरित होता है, यह ज्यादा प्रयुक्त माना जाता है, ठीक है ना। अगर परीक्षा में आ जाए तो आप वर्ड्स पे ही टिक करेंगे, ठीक है ना। अगर परीक्षा में दंत और वर्ड्स दोनों लिखे हुए हैं तो आप इसी पर ही टिक करेंगे, यही ज्यादा सही माना जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर आप टिक करेंगे न, ल और सा, ठीक है ना। यह आपको
एक और फैक्ट था जो आपको पता चल गया, ठीक है ना। अब अंतिम एक फैक्ट है, उसको भी लिख लीजिए आप साथ में कि यह कैमा रहेगा हमारा, 4 हो गया ना। 5वां, जैसे मैं लिखता हूं कुत्ता, ठीक है ना, यहां पे आधा ता और पूरा ता दोनों आ गया ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम, द्वित्व व्यंजन बोलेंगे, ठीक है ना। द्वित्व व्यंजन, जब एक ही व्यंजन जो है 2 बार आए किसी शब्द में तो उसको हम क्या बोलेंगे, द्वित्व व्यंजन बोलते हैं, ठीक है ना। लिख लीजिए, जब एक ही व्यंजन 2 बार आए तो वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है, ठीक है ना। जैसे मैंने लिखा कुत्ता या फिर बच्चा, मैंने पक्का, कुछ भी ऐसे आप लिखते हैं जहां पर का यहाँ आ गया, चा आ गया, यहाँ पे ता और ता आ गया, तो ये सारे क्या कहलाएंगे, द्वित्व व्यंजन कहलाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब कुछ चीज़ें और हमको जान लेनी चाहिए कि यहाँ पर संयोग जो व्यंजन होते हैं ना, वर्णों का संयोग कैसे होता है उनके बारे में ही हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए वर्ण संयोग, प्रश्न यहाँ से भी बन जाते हैं कभी कभी, वर्ण संयोग, यानी कि वर्णों का योग जब हो तो उसमें क्या क्या हमको चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। मैंने आपको पहले बता भी रखी हैं सारी चीज़ें, फिर भी एक जगह आप इसको फिर से लिख लीजिए। आधा का और शा का जब संयोग होगा ना तो क्या बनता है, आधा का और शा के योग से क्षा बनता है, ठीक है ना, क्षत्रिय वाला क्षा बनता है, ठीक है ना। और यहाँ पे आधा ता और रा के योग से क्या बनेगा, त्रा बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आधा ता ही रहेगा, रा आधा नहीं रहेगा। परीक्षा में आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे बोल देते हैं वो कि 4 विकल्प दे देंगे और चारों में यहाँ एक विकल्प में ये भी आधा होगा, ये भी आधा होगा, एक विकल्प में दोनों पूरे पूरे रहेंगे, एक विकल्प में जो है ये वाला पूरा रहेगा, ये वाला आधा रहेगा। तो ऐसे जो है कंफ्यूज करने के लिए आपको पूछ लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ता आधा रहेगा और रा जो है पूरा रहेगा, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आधा जा और इया जब मिल जाए ना तो ज्ञा बनता है, ठीक है ना, ज्या भी बोलते हैं इसको कहीं कहीं, ठीक है ना। तो वह अलग एक डिस्कशन है। यहाँ पर जो है जा और इया है वह ज्ञा बनता है, और शा में रा, जब आधा शा में रा जुड़ता है ना तो श्रा बनता है, ठीक है ना, श्रा का निर्माण होता है। अब आधा हा में ना जुड़ गया, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ये ना है, ठीक है ना। एक मिनट में साफ लिख देता हूं, ठीक है ना, यह हो जाएगा। जैसे चिहन लिखते हैं ना, चिहन, हा में ना होता है यहाँ पर, यानी कि ना पूरा होता है। चिन्ह जो होता है इसको चिन्ह बोलते हैं ना, चिन्ह नहीं बोलते हैं। चिन्ह आप कैसे लिखते हैं, ज़्यादातर इस तरह से लिखते हैं ना, यह पूरी तरीके से गलत है। चिन्ह ऐसे नहीं लिखा जाता, चिन्ह लिखने का सही तरीका यही है, या फिर ऐसे लिखिए आप, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। यह शुद्ध तरीका है चिन्ह लिखने का। तो आधा हा और ना रहेगा यहाँ पर, ठीक है ना, या तो इस तरह आप लिखिए, चिन्ह बोलते हैं, चिन्ह नहीं होता है, वो चिन्ह नहीं होता है, आप उच्चारण गलत कर देते हैं उसका, इसलिए आप गलत लिख भी देते हैं, ठीक है ना। ऐसे कभी नहीं लिखा जाएगा, चिन्ह कभी ऐसे होता ही नहीं है, ठीक है ना, चिन्ह होता है, इसका मतलब होता है सिंबल, ठीक है ना। तो यह आपने समझ लिया, मैं मिटा देता हूं इसको पहले। अब जो है कुछ चीज़ें और जिसका संयोग होता है और जान लेना चाहिए आपको। जैसे जब हम दा में, आधा दा में धा जोड़ते हैं ना, धा यहाँ पर पूरा होता है, दा आधा होगा, ठीक है ना, बहुत कंफ्यूजन होता है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पे दा में धा जुड़ता है, बहुत सारे लोग नहीं जान पाते हैं कि यहाँ पे धा आधा है कि दा आधा है।
जो भी नीचे होगा उसको जान लीजिए वह पूरा है, ठीक है ना। धा नीचे है ना, इसका मतलब पूरा है। द्विवेदी में यहाँ पे वा नीचे है ना द्विवेदी में, तो यह वा पूरा है और दा आधा है, ठीक है ना। प्रेम, यहाँ पे रा देखिए नीचे है ना, रा नीचे है यहाँ पर, यानी कि यह रा पूरा है, ठीक है ना। पा आधा है। लेकिन कर्म, यहाँ पे रा ऊपर आ गया, यहाँ इसको रेफ बोलते हैं, ठीक है ना। रेफ, इसको भी लिख लीजिएगा। यह जो ऊपर लगता है रा, उसको रेफ बोलते हैं। रा ऊपर जैसे आ गया यह आधा हो जाएगा, ठीक है ना। और नीचे आ गया तो क्रम, यहाँ पे का में रा नीचे लग गया, यानी कि रा पूरा है, का आधा है। ये भ्रम काफी बना होता है लोगों में, और परीक्षा में जाते हैं गलत कराते हैं। परीक्षा में नहीं, कहीं पर भी किसी ने पूछ भी लिया तो वह वहां पर भी गलत करके आते हैं इसको, क्योंकि उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया होता है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, आप तो विद्वान व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इसलिए आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। अब जैसे दा में, आधा दा में आप या जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, विद्या लिखते हैं ना, ठीक है ना। तो यह हो जाएगा, ठीक है। दा आधा है विद्या में, विद्या में दा आधा है और या जो है पूरा है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जो भी नीचे होगा वह आधा, वह पूरा होगा, ठीक है ना। अब जैसे द्विवेदी, मैंने आपको बताया है, आधा दा में व जुड़ जाता है तो यह द्विवेदी हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे व पूरा होता है, ठीक है ना, यह आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, मैंने आपको बता ही दिया, आधा रा जब होगा ना, उसके साथ कोई व्यंजन होगा तो वह कैसे किसी भी उसी व्यंजन के ऊपर ऐसे लग जाता है, ठीक है ना। और इसको क्या बोलते हैं हम, रेफ बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी बताया आपको, कर्म लिख दिया आपने, कर्म, यहाँ पर रेफ लगा हुआ है ये, ठीक है ना, रेफ कहलाता है, ठीक है ना। इसका ध्यान रखना है। और इसी तरह से यह जब पूरा होगा, व्यंजन आधा होगा, तो वह क्या कहलाएगा, रा जो है पूरा हो जाएगा और वह जो है नीचे लग जाएगा, ठीक है ना। तो यह समझ में आ ही गया होगा आपको, और क्या ही इसमें रह गया है जो आपको बताया जा सकता है, ठीक है ना। अच्छा, दो तीन चीज़ें और जो काफ़ी भ्रम रहता है लोगों को, उसको भी आप समझ लीजिए। देखिए, जब रा में ना, जब रा के साथ क्या होगा, छोटा ऊ जोड़ेगा ना, तो वह क्या होगा, इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसे इसको नीचे से झुका के ऐसे लिखेंगे ना, छोटा ऊ हमेशा इस तरह से। अब लेकिन रा के साथ अगर बड़ा ऊ है ना, बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और अक्सर गलत लिख देते हैं। तो इस तरह से लिखा जाएगा। अंतर आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पर इस तरह का अंतर है। रा पर छोटा ऊ की मात्रा इस तरह से होगी, रा पर बड़ा ऊ की मात्रा इस तरह से होगी, ठीक है ना। तो इसका भी विशेष ध्यान रखना है। अब आप लोग टीचर बनने जा रहे हैं तो इतना आपको यह सूक्ष्म चीज़ें पता होनी चाहिए आपके विषय के बारे में, आपकी भाषा के बारे में, ठीक है ना। तो यह कुछ चीज़ें जाननी चाहिए। यहाँ पर रा के साथ जब छोटा ऊ लगेगा तो रा में ऐसे, बस ऐसे आपको कर देना है ना। जैसे आप जब रूप लिखते हैं ना तो ऐसे लिखेंगे रूप, ठीक है ना। लेकिन जब कोई जिसमें छोटा ऊ का प्रयोग होगा वहां पर ऐसे नहीं, वहां पर रा में ऐसे आप कर देंगे बस, ठीक है ना। तो यह अंतर आपको विशेष ध्यान में रखना है, ठीक है ना। यह हो गया बड़ा ऊ की मात्रा, यह हो गई छोटा ऊ की मात्रा, ठीक है ना। अच्छा, कहीं पर री जब लग गया ना तो उसके नीचे ऐसे लगा देते हैं, ठीक है ना। जैसे कृषि, यहां में का में नीचे ऐसे री लग जाएगा ना, यहां पर क्या है, री की मात्रा है, यह री की मात्रा है, ठीक है ना। तो कृषि, री की मात्रा यहां पर हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे लगाते हैं इसको। तो यह कुछ चीजें थी जो आपको जाननी चाहिए, और परीक्षा में यहां से प्रश्न आपके पूछ लिए जाते हैं ना, वर्ण संयोग से भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। और कुछ विशेष तथ्य तो हमने देख ही लिए, यह सारी चीजें आपको पता ही होनी चाहिए, ठीक है ना। तो विशेष तथ्य आपको यह पता होना चाहिए था। और यहाँ पर जो वर्णों का संयोग है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा में ऐसे प्रश्न यहाँ से पूछ ही लिए जाते हैं। तो हर संभावनाओं को हमने समझ लिया है, हर आयाम जहाँ से भी वर्ण विचार से प्रश्न आ सकते हैं उन सबको हमने अच्छे तरीके से समझ लिया है। अब इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। अगर ऐसा होता है कि कुछ अभी छूटा भी रह गया हो तो वह भी संभावना मैं नहीं रहने दूंगा। जब हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे तो वहां से भी बहुत सारे प्रश्न मैं आपके कराता रहूंगा, ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट में भी बहुत सारी प्रैक्टिस आपके प्रश्नों की हो जाएगी, और इनिशियल लेवल से उन सबको मैं बताता हुआ चलूंगा शुरुआती स्तर पे। यहाँ पे एक एक टॉपिक में आपको, एक एक बिंदु में आपको बहुत शुरुआती स्तर से लेकर चलूंगा, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और
खूब मेहनत से पढ़ाई करिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार का अपना ख्याल रखिए।